जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहें कि अगर कहा जाए तो इसमें से दोस्तों काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं कि आपके काफ़ी नंबर के प्रश्न जो है दोस्तों प्रत्येक प्रश्न से कुछ कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि केचुआ किसान का मित्र माना जाता है और इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, कहा गया केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है, क्यों? इसमें से कुछ कथन दिया गया है, आपको इसमें से सही कथन का या सही कारण का चुनाव करना है। पहला दिया है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। दूसरा है कि केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। तीसरा है कि केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। चौथा है कि खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम जान लीजिए कि केचुआ जो होता है किसान का कई तरीके से उपयोगी होता है किसान के लिए। तो केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मिट्टी में छेद बनाकर उसे नरम बनाते हैं, इसलिए केचुए को किसान का जो है मित्र कहा जाता है। केचुए के नाइट्रोजनी अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट उत्पाद पौधों के लिए भोजन होते हैं। केचुआ द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। मछली पकड़ने के लिए केचुए का उपयोग जो है मछली को चारे के रूप में किया जाता है। अगर बात करें तो केचुआ मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता दोनों को कम करते हैं और पौधों के वृद्धि के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो बनाते हैं। तो मिट्टी में केचुए का घनत्व जो है स्वस्थ मिट्टी का एक अच्छा संकेतक माना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के जल धारण क्षमता और नमी की मात्रा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे आप देखते होंगे केचुआ ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं कि वहाँ की मिट्टी जो है वो जल धारण क्षमता और वहाँ की नमी जो है उसको बढ़ाते हैं। तो केचुए जो होते हैं मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता दोनों को कम करते हैं और पौधों के वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जो हैं उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, क्योंकि यह केचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी क्या होती है, खाद बनती है। खाद बनने का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि केचुए के नाइट्रोजन अपशिष्ट और अनअपशिष्ट उत्पाद पौधों के लिए भोजन होते हैं। केचुए द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये तो पहला कथन सही है। वही हम दूसरे कथन की बात करें तो केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, ऐसा नहीं है। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को क्या कर देते हैं, नरम बनाते हैं या पोल कर देते हैं, जिससे हवा या जो धूप है दोस्तों आसानी से मिट्टी के अंदर तक जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है उसको बढ़ जाती है। खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है आसानी से मिल जाता है। तो ये आपके तीन कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, 1, 3 और 4। तो जिस कथन में आपको जिस ऑप्शन में तीनों दिखें वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे, कह रहा है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज चिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो क्या है? आंत ज्वर है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है? तो कपकपी के साथ तेज बुखार किसका लक्षण होता है दोस्तों? जान लीजिए कि मलेरिया का लक्षण होता है और जिसका उपचार जो होता है सिकोना पेड़ की छाल से, जिसका उपचार जो है किया जाता है। बता दें आप सभी को, सिकोना पेड़ की छाल से क्विनिन नामक दवा बनाई जाती है और क्विनिन एक दवा है जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। सिकोना का उपयोग जो है आँखों के लोशन में दर्द को शून्य करने, कीटाणुओं को मारने और एक स्तंभक के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो क्या होता है, मलेरिया होता है। वहीं अगर हम आंत ज्वर की बात करें तो आंत ज्वर क्या है, यह एक जीवाणु संक्रमण या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण होता है। दूषित भोजन या पानी टाइफी बैक्टीरिया का प्राथमिक जो है वो स्रोत होता है। और चिकनगुनिया क्या होती है? चिकनगुनिया यह मादा एनोफिलीज मच्छरों के द्वारा मनुष्यों में प्रेरित होती है। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू एक मच्छर जनित विषाणु जनित बीमारी है। डेंगू मानव एडीज मच्छरों द्वारा मानव में प्रेषित डेंगू विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो क्या है, मलेरिया होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, कहा गया है प्रश्न में कि घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों के छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। बी है कि मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है।
तीसरा है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं और भूतल पर जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें से आपको सही कथन कौन सा है वो बताना है। तो पहला कथन जो दिया गया है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ है मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही हो गया। मनाली या हिमाचल प्रदेश में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, एक गलत है। लेह में 2 मंजिल मकान होते हैं, पत्थर से बने होते हैं और भूतल पर जानवरों को और आवश्यक चीज़ों को रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब जो कथन यहाँ पे दिया है ए और सी सही है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके जो दोस्त या मित्र हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्यों? खारे पानी का घनत्व तो समान पानी से अधिक होता है। नमक के पानी में नींबू का घनत्व तो बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व तो खारे जल से अधिक होता है। खारे पानी में नींबू का घनत्व तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एक नींबू जो है सामान्य पानी में डूब जाता है, तो लेकिन खारे पानी में क्या होता है, तैरता रहता है। तो खारे यहाँ घनत्व के कारण ऐसा होता है। तो खारे पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण नींबू जो होता है खारे पानी पर तैरता रहता है। चलिए इसका जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ बात की जा रही है प्रश्न में कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यात्रा पर श्रव्य दृश्य का क्लिप दिखाना, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल या प्रतिमान, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे भूषण जो है अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम जो उनकी थीम है यात्रा है, उसको एकीकृत करना चाहते हैं। तो आप किस संसाधन का सुझाव देंगे कि कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त दोस्तों क्या है? तो सबसे उपयुक्त है कि बच्चों को यातायात में अपने अनुभव जो हैं वो शेयर करने के लिए कहना। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए यहाँ पे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार, यहाँ पे दिया है ना कि वर्तमान जो पाठ्यक्रम है, वर्तमान पाठ्यचर्चा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? पहला, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। दूसरा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों में पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा है पृथ्वी पर मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, या ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्रों को समझना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? तो समझिएगा कि प्रकृति में, देखिए पहला यहाँ पे जो दे रखा है कि प्रकृति में पर्यावरण जो होता है बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि चीज़ें जो है कैसे काम करती हैं, उनके वातावरण परस्पर क्रिया जो है करती हैं। प्राथमिक स्तर पर यह एक प्रकार से एकीकृत विषय क्षेत्र है जिसमें विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का जो ज्ञान है वो सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल एक सही है। विद्यार्थियों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, और वहीं ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्रों को समझना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ क्या पूछना चाहता है प्रश्न में। इस प्रश्न में है दोस्तों, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने की समकालीन या सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है? विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा है कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय पर बातचीत करने में सक्षम हैं। जब भी वे शामिल होते हैं
तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास की विषय वस्तु मिल जाती है। शिक्षक किसी भी समय विषय वस्तु साझा करने में सक्षम होते हैं, जिसका प्रयोग विद्यार्थी किसी भी समय पे कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो क्या होता है, जान लीजिए कि एक ऑनलाइन मीटिंग को संदर्भित करता है, या एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाइव ऑडियो विजुअल बातचीत में भाग लेते हैं और वास्तविक समय पर एक दूसरे को देख सुन और बात कर सकते हैं, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो समकालीन जो आपकी शिक्षा होती है या शिक्षण होती है समकालिक, उसकी विशेषता क्या होती है। तो कुछ विशेषता आप जान लीजिए कि समकालिक की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि शिक्षक और छात्र जो है वास्तविक समय पर क्या करें, बातचीत कर सकें। तो बिल्कुल यहाँ पे जो उसकी विशेषता दी गई है कि शिक्षक और छात्र जो है वास्तविक समय में बातचीत कर सकें और शिक्षण प्रक्रिया के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग अलग संदेश जो है वो भेज सके। ठीक है, वही बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत और सहयोग करने की जो है वो बिल्कुल सुविधा जो है वो प्रदान करता है। और यह शिक्षक को अपनी स्क्रीन साझा करने और फोटो, ऑडियो, वीडियो, PDF या कह सकते हैं कि और अन्य मीडिया दिखाने में बिल्कुल मदद करता है। विद्यार्थी जो है निर्धारित समय पर कक्षाओं में शामिल हों और तभी उन्हें ऑनलाइन कक्षा की सामग्री जो है वो प्राप्त होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे जो बात की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से EVS पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषता क्या होती है कि शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं वास्तविक समय पर बातचीत करने में सक्षम हो और शिक्षण प्रक्रिया के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग संदेश जो है वो भेज सकें। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत और सहयोग की जो है सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब इस प्रश्न में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण कांच है। यहाँ पे साधारण कांच की बात की जा रही है। सोडियम सिलिकेट, बोरोसिलिकेट या सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट, इनमें से कोई भी नहीं। तो साधारण कांच इसमें सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। क्या इसको साधारण कांच को या साधारण ग्लास को सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास के रूप में भी जानते हैं। और सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट जो होते हैं क्या होते हैं, साधारण कांच होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए रमेश जो है कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। पहले से मंचित एवं अभिनय नाटक को खोजें या पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। तीसरा है कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहें, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना चाहिए, शिक्षकों को बच्चों को नाटक लिखने और उनका अभिनय करने के लिए कहना चाहिए। नाटक होता क्या, नाटक मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों में क्या करता है, संशोधन करते हैं। यह मुखर प्रशिक्षण, शब्द अभिव्यक्ति, भाषाई प्रवाह और प्रेरक संचार को क्या करता है, बढ़ाता है। नाटक दर्शकों को या दर्शकों का पूरा अभ्यास करना और प्रदर्शन करना, सुनने और अवलोकन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और नाटक से होता क्या है, यह आत्मविश्वास का निर्माण करता है और गतिविधि का सक्रिय भाग बनकर बच्चों के आत्मसम्मान को धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ाता है। कक्षा में एक नाटक का आयोजन करते समय शिक्षक को छात्रों से नाटक लिखने और उनसे अभिनय करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने पैरों पर सोचने और नए विचार उत्पन्न करने में क्या करता है, बिल्कुल मदद मिलती है। और यह उन्हें उस विषय में उनकी रुचि जगाने में मदद करेगा जिसमें वे रहते हैं और उन्हें और अधिक जिज्ञासु बनाता है। तो नाटक बच्चों के बीच में मजबूत बंधन बनाने में मदद कर सकते हैं, और क्योंकि बच्चे एक साथ हंसते हैं, सीखते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे विद्यार्थियों से नाटक लिखने के लिए और अभिनय करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है। बात की जा रही है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर या कुकर जो होता है दोस्तों उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकाया जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वो ऊपर उठ जाता है। एक प्रेशर कुकर इस सिद्धांत पर काम करता है कि बढ़ते दाब के साथ पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है।
जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, पानी के उच्च दाब वाले क्वथनांक के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भाप भी गर्म हो जाती है और कुकर के अंदर फंस जाती है, जिससे भोजन जो होता है वो जल्दी जल्दी पक जाता है। जब खुले बर्तन में पकाया जाता है तो गर्म हवा बच जाती है, लेकिन प्रेशर कुकर में भोजन के आसपास की नमी अपने आप ही उच्च तापमान तक पहुंच जाती है, जो उस प्रेशर के बिना होती है, जो खाना पकाने को गति देते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर कुकर जो होता है खाना तेजी से पकाया जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वो ऊपर उठ जाता है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि उबलते पानी की तुलना में भाप ज़्यादा गर्म है। कुकर में पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, कुकर से गर्मी नहीं निकल सकती है। उच्च दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, कहा गया है कि सीखने के लिए सतत आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। सीखने के लिए सतत आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। पहला है कि इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। दूसरा कि इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी है कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगर सतत आकलन की, तो सतत आकलन होता क्या है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि छात्रों के सीखने के प्रदर्शन के आकलन के लिए निरंतर और नियमित परीक्षा का एक रूप है। यह नियमित प्रतिक्रिया के साथ इनमें आमतौर पर कई योगात्मक आकलन साथ ही अन्य तत्व शामिल होते हैं। रचनात्मक आकलन का इस्तेमाल आमतौर पर सतत आकलन के संदर्भ में जो है वो किया जाता है। तो बच्चों पर निर्णय लेने के लिए आकलन का उपयोग जो है कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अधिगम की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है, और इसके परिणाम स्वरूप हतोत्साहन उत्पन्न होता है। और शिक्षण विधि में सुधार, यह शिक्षक को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावित शिक्षण रणनीतियों को व्यवस्थित करने में बिल्कुल जो है वो मदद करता है। यह शिक्षक को उनकी शिक्षण विधि को समायोजित करने में गुंजाइश प्रदान करता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो राइट जवाब ये सीखने की परिस्थितियों को निहित होना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की क्या करता है, गुंजाइश प्रदान करता है। और अधिगम की स्थितियों में क्या होता है, निर्मित होना चाहिए। यह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इससे छात्रों के भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान जो है लगाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसी चीज़ कही गई ना, इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, फैसला सुनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इससे सीखने में स्थितियों की निहित होती हैं और यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने के लिए कोई गुंजाइश जो प्रदान नहीं करता, जबकि पूरी मदद करता है कि छात्रों के भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान लगाने में मदद इससे मिलती है। तो यहाँ पे दो ही कथन इसके सही हैं, बी और सी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर से कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती हैं और इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा जो है वो मिलती है। कहा गया कि हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व है, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व, धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। यहाँ पे बात करें तो कक्षा 4 में दुनिया मेरे घर में नमक अध्याय में घर में बड़ों द्वारा किए जाने वाले जा रहे भेदभाव और विभिन्न भेदभाव प्रथाओं या बच्चों पर भेदभाव का प्रभाव, जिस तरह से वे स्कूल में अपने साथियों के साथ व्यवहार करते हैं, इस बारे में बात की गई है। ठीक है, तो दुनिया मेरे घर में नमक अध्याय जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की अस्तित्व की शिक्षा जो है वो देता है। जैसा कि उन्हें लगता है कि अनिल का परिवार उनके परिवार से बहुत अलग है, उन्हें लगता है कि उनके परिवार में कुछ भी लेना उनके जातिगत रूप से नीचा बना देता है, क्योंकि अनिल नीची जात से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का के अस्तित्व को क्या दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जाति भेदभाव की बात की जा रही है और अस्पृश्यता का अस्तित्व। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, इसमें से कौन सा सही है।
पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठ कर वे खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठ के वे खाना खाते हैं। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो यहाँ पे अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों की बात की जा रही है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो अंतरिक्ष यान में यात्रा करना, तो गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यात्री तैरने के समान भारहीनता महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन को वेल्फो फास्टनरों से सुरक्षित रखते हैं ताकि इसे तैरने से रोका जा सके। वे बैठकर खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रे उनकी गोद से जुड़ी होती है। और अंतरिक्ष यात्री किसी भी स्थिति में सो सकते हैं और वे भारहीन होते हैं। ठीक है, उन्हें तैरने और वस्तुओं को टकराने से बचाने के लिए खुद को स्थिर रखना पड़ता है। तो वे स्थिर रखने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांध के रखते हैं। बिल्कुल एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांध कर रखते हैं, आप बांधते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न संप्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं। तो यहाँ पे एनसीएफ कक्षा 3 से लेकर 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में संदर्भित करता है या देखता है जो निम्न संप्रत्ययों एवं विचारों को आपस में एकीकृत करती हैं। तो एनसीएफ जो है 3 से लेकर 5 तक ईवीएस को किस विषय के रूप में देखता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के रूप में। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात करें यहाँ पे एनसीएफ के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण के लक्ष्य क्या होते हैं? वातावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। वह अगर हम बात करें तो एनसीएफ कक्षा 3 से लेकर 5 तक ईवीएस को एक विषय के रूप में देखता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों, विचारों को या वस्तुओं को एकीकृत करता है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हैं और अंतः संबंधित होते हैं। बच्चों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान और अवबोधन होना चाहिए। और इन चीज़ों में कई साझी विषय वस्तु होते हैं, लेकिन अलग अलग विषय वस्तुएं भी जो केवल उस विषय में पाई जाती हैं। तो कह सकते हैं कि तीनों में किसी भी संप्रदायों और विचार वस्तुओं को छोड़ना संप्रदाय के अपूर्ण अधिगम और अबोध में जाता है। तो कहने का मतलब ये तीनों ही क्या होते हैं? दूसरे से रिलेटेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण होता है? पृथ्वी पर घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें तो पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी के विपरीत दिशा के घुमाव को पृथ्वी का क्या कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है। क्या कहते हैं? घूर्णन कहता है। पृथ्वी सूर्य के संबंध में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 60 सेकंड में क्या करती है? एक चक्कर को पूरा करती है। तो पृथ्वी को सूर्य के संबंध में एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है समय लगता है। और यह घूर्णन पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का कारण बनता है। तो पृथ्वी का घूर्णन ही होता है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान सामाजिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल जो है उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से खेतों की मृदा पर क्या असर पड़ेगा? अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए अधिक जो है उपजाऊ हो जाएगी, या केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी? वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, अब बात करें तो यहाँ पे जिसमें कोई किसान जो है एक रासायनिक उर्वरक, कोई क्षेत्र है दोस्तों, इसमें कोई किसान जो है एक विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके एक ही फसल को जो है बार बार उगा रहा है। तो इससे दोस्तों क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि ये जो भूमि है पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। कह सकते हैं किसी भी प्रकार के लिए खेतों के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। उस खेत की मिट्टी पर विचार करें जिसमें किसान अपने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक या अधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो यह पद्धति कुछ समय बाद खेतों की बंजर बना देगा। यह कहने का मतलब है कि खेत की जो भूमि है वो किसी भी फसल के लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा है कि मृत सागर क्या है?
एक समुद्र जिसका जल विषैला है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों से अधिक खारा है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आता है, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना जो है बिल्कुल खतरनाक होता है। तो मृत सागर की बात की जा रही है कि मृत सागर क्या होता है। तो मृत सागर एक ऐसा सागर होता है, ठीक है, जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी अधिक क्या होता है, खारा होता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और मृत सागर की बात करें तो मृत सागर कहाँ पे उपस्थित है, तो मृत सागर जो है इजराइल में स्थित है और इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे जल निकाय के रूप में भी जाना जाता है। यह कहा जाता है कि मनुष्य मृत सागर में नहीं डूबते हैं, वे तैरते रहते हैं, ठीक है। और इसे मृत सागर कहा जाता है क्योंकि कोई भी जीवित जीव इसकी अत्यधिक खारे पानी में नहीं रह सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मृत सागर कहा जाता है। अगर हम बात करें तो मृत सागर की लवणता जो है लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर इसकी लवणता होती है, जबकि महासागरों की जो औसतन लवणता होती है 35 भाग जो है प्रति हजार है। तो यहाँ पर मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी अधिक क्या है, खारा है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आप प्रश्न में यहाँ पे नहीं लिखा होता है, इसका आप ध्यान नहीं देते हैं और आप हाँ का जवाब जो है वो दे के चले जाते हैं और आपका प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो स्टील के निर्माण में क्रोमियम, कार्बन, निकिल इन सभी का उपयोग होता है, जबकि यहाँ पे सल्फर का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग नहीं करते हैं, सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं। लोहा, क्रोमियम, निकिल, कार्बन ये सभी क्या हैं, उपयोग किए जाते हैं इसके निर्माण में, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में संरक्षण, प्रतिरोध और यांत्रिक गुण होते हैं। स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है रसोई के सामान, कटलरी और कुकवेयर में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। उस महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 पदक जीता है। वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उस भारोत्तोलक का जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 पदक जो है वो जीता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है दोस्तों उन्होंने 29 पदक जो है जीता है और उनकी 4 बहनें भी भारोत्तोलक का अभ्यास करती हैं। उन्होंने उनका देखिए उनके बारे में अगर हम बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं इन्होंने 29 पदक को यहाँ पे जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। एक भारतीय भारोत्तोलक हैं, उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 1 जून 1975 ईस्वी को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अपने 10 वर्ष के करियर के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित ओलंपिक कांस्य के अलावा 11 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक भी जीते थे। और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कह सकते हैं पहली महिला एथलीट बनी थी। क्या बनी थी, पहली महिला एथलीट। और उन्हें 1999 नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो इनको दोस्तों जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं इनको बात करें तो 1999 में नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया था और 1994 में अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया था, जो खेल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है खेल में वो भी इनको दिया गया था 1994 ईस्वी में। अब यही बात करें दोस्तों कि इनके अलावा जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे पूछा रहा है, अब इस प्रश्न में है दोस्तों कि अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अबू धाबी के बारे में यहाँ से आपको सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है कि यह रेगिस्तान क्षेत्रों में स्थित है। दूसरा, अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी।
किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह एशिया के पश्चिम भाग में पाया जाता है और यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल, यह कहाँ पे स्थित है? रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ बहुत कम जो है पानी पाया जाता है। यहाँ मौसम बहुत ही गर्म होता है। और अबू धाबी की जो मुद्रा है वो क्या है? दिनार नहीं है, दिरहम है। क्या है? अबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिरहम है। ठीक है, अबू धाबी के लोग अरबी भाषा बोलते हैं और अबू धाबी में पेट्रोल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके निर्यात का एक बड़ा जो है वो हिस्सा है। और भी बात करें तो इस क्षेत्र में पेट्रोल की तुलना में पानी क्या है? महंगा है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें तो अबू धाबी में जल जो है पेट्रोल की तुलना में महंगा है। तो यहाँ की स्थानीय भाषा जो है दोस्तों वो अरबी भाषा है और यहाँ के जो मुद्रा है वो दिनार नहीं बल्कि दिरहम है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, बी और सी इसका राइट जवाब है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने है कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ाना। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कि ईवीएस की कक्षा में विद्यार्थियों को भ्रमण का मूल उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, भ्रमण का मूल उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है भ्रमण के मूल उद्देश्य की। तो बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों के लिए हस्तप्रक गतिविधि आधारित क्या है? अनुभव प्रदान करना। जो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बच्चा जो है वो जितनी ज़्यादा गतिविधि में भाग लेगा या खुद शैक्षिक भ्रमण करेगा, उसका खुद का अनुभव जो है जुड़ेगा, तो छात्रों को हस्तप्रक गतिविधि आधारित अनुभव जो है यहाँ पे प्रदान करना। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ईवीएस का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है? ईवीएस के प्रतियों एवं विषयों का शिक्षण, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास करना, अनुभव द्वारा सीखने में केंद्रित होना, विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव लाना। तो ईवीएस का स्वरूप जो है निम्नलिखित में से किस कारण क्या है? बाल केंद्रित है। विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास करना। दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा और आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको जो है टीआरई 4.2 में जो है बड़ा मौका मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके सामने एक बड़ी भर्ती है और अगर आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको उसमें मौका मिलेगा।